फ्रेंड्स, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और अभी हम करेंगे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के क्वेश्चन दैट इज ऑफ डेट 10 जुलाई 2025। सुबह हमने देखा था कि आज के क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हुए हैं और उसमें क्या स्पेसिफिक प्रीलिम्स का कंटेंट है वो भी देखा था हमने। 7-8 टॉपिक देखे थे। अब आते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट दीज स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड द सागर सेतु प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू मेक पोर्ट्स वर्क बेटर। तो बोल रहा है कि सागर सेतु प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया और डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पोर्ट्स के अच्छे काम करने के लिए। फिर सागर सेतु इज़ अ डिजिटल सिस्टम टू रिड्यूस डिलेज इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड, तो एग्जिम ट्रेड के डिले को कम करेगा। फिर थर्ड इज डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूजेस न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक AI एंड IoT टू हेल्प पोर्ट्स वर्क इन इको फ्रेंडली एंड स्मार्ट वे। तो बोल रहा है कि उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है? AI एंड IoT। तो मेरे को जैसे अब पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। इसमें जो जनरल स्टेटमेंट्स है ना उसको आप लोग पहले कंसिडर किया करो कि कौन से जनरल स्टेटमेंट है तो सही हो सकते हैं। तो जैसे अभी अपन ने देखा नहीं है बट अपन ये बोल सकते हैं कि अभी कौन सा सही है। सेकंड और थर्ड एकदम जनरल लग रहे हैं क्योंकि देखो डिजिटल सेंटर है तो AI और IoT यूज़ होगा। सागर सेतु है, अब बोल रहा है पोर्ट्स से रेफरेंस में, तो पोर्ट में क्या होता है? ट्रेड होता है, तो ट्रेड के टाइम को कम करेगा। तो अब ऑप्शंस आर बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। बी इज बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली 1 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो ऐसी 4 ऑप्शन है। अब हम करेक्ट आंसर की तरफ आते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। तो बेसिकली स्टेटमेंट 1 में दो न्यू इनिशिएटिव्स के बारे में दिया हुआ है और सेकेंड एंड थर्ड उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सागर सेतु और डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है एफिशिएंटली काम करे जिससे कि पोर्ट्स। अब फर्स्ट को एक्सप्लेन किया है सागर सेतु वाले को इनिशिएटिव को। तो ये प्लेटफॉर्म है जो सिंगल डिजिटल गेटवे की जैसे काम करता है फॉर डिफरेंट पोर्ट रिलेटेड सर्विसेज। ये कनेक्ट करता है स्टेक होल्डर्स लाइक शिपिंग लाइन्स, पोर्ट ऑपरेटर्स, कस्टम्स एंड एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर थ्रू अ यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम। इससे रिड्यूस हो जाएगा पेपर वर्क, प्रोसेसिंग डिले कम हो जाएगा और स्पीड अप हो जाएगी एग्जिम ट्रेड। ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट 1 को समझाता है। अब स्टेटमेंट 3 को देखते हैं। तो डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोकस करता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और डाटा एनालिटिक्स यूज़ करता है टू ट्रांसफॉर्म पोर्ट्स इनटू स्मार्ट पोर्ट्स। दिस शिफ्ट लीड्स टू ग्रीनर, मोर सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट पोर्ट ऑपरेशंस। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। विच मिनिस्ट्री रन्स द नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम? तो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप कौन सी मिनिस्ट्री रन करती है? तो द ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो ओवरसीज़ है, तो ओवरसीज़ कौन रन करेगा? देखो 2 ऑप्शन है जिसमें आप या तो सोच सकते हो पढ़ाई के लिए तो एजुकेशन, 3 ऑप्शन है सॉरी, एक्सटर्नल अफेयर्स भी सोच सकते हो और शायद सी आप लोगों के दिमाग में नहीं आएगा। बट यदि आप लोगों को इसमें ये पता है कि नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप किसके लिए है, तो बेसिकली ये क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह वाले लोगों के लिए है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाता है? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये किसको किसको केटर करती है? शेड्यूल्ड कास्ट, डिनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, लैंडलेस। देखो ट्राइब्स, सिर्फ ट्राइब्स रहेगा तो ट्राइबल अफेयर्स डील करती है, लेकिन नोमैडिक और सेमी नोमैडिक रहेगा तो सोशल जस्टिस। ठीक है, इसमें क्या क्या बाहर आप अब्रॉड जाना है क्या पढ़ने, मास्टर्स के लिए, PhD के लिए, पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेज के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करती है। इसका पर्पस क्या है? हेल्प करना टू गेन एडवांस नॉलेज एंड स्किल्स टू इम्प्रूव देयर करियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड सोशल स्टेटस। द स्कीम कवर्स एक्सपेंसेस सच एज ट्यूशन फी का इंक्लूड होती है, लिविंग कॉस्ट एंड ट्रैवल। आई होप क्लियर होगी ये स्कीम, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। अब नेक्स्ट इज द एंशिएंट सिटी कॉल्ड पेनिको रिसेंटली इन न्यूज़ इज फाउंड इन विच कंट्री? तो पेनिको कौन सी जगह पे है? तो चाइना, पेरू, चिली और वियतनाम। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के बारे में ना हमको आइडिया नहीं होता है, तो इट इज़ बेटर यदि आता है तो ही अटेम्प्ट करो। अभी हम इसको नॉलेज एनहांसमेंट के लिए देख लेते हैं। तो पेनिको इज़ इन पेरू। ठीक है, अभी क्यों न्यूज़ में थी? द एंशिएंट सिटी ऑफ पेनिको इज़ लोकेटेड इन पेरू। आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली इन्होंने ये डिस्कवर किया है, रिवीलिंग स्ट्रक्चर्स एंड आर्टिफैक्ट्स एंड एविडेंस ऑफ एंशिएंट सेटलमेंट्स। फाइंडिंग्स बताती है कि ये इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लोकल सिविलाइजेशन था उस टाइम का। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि पेरू में और क्या क्या चीज़ फेमस है? तो माचू पिचू ये फेमस है ना। माचू पिचू क्यों फेमस है? यूनेस्को 7 वंडर्स में है ना ये। ठीक है, माचू पिचू इज़ वेरी फेमस। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन विच इंडियन स्टेट वॉज अ न्यू फ्रेश वाटर फिश कॉल्ड बेरिलियस इम्फैलेनेसिस रिसेंटली फाउंड?
ठीक है, तो ऑप्शंस आर मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, सिक्किम। अब देखो किसी भी चीज़ों को ना नाम को अच्छे से पढ़ा करो। बेरिलियस इम्फैलेनेसिस, तो ये इम्फाल लिखा है ना, तो मणिपुर का कैपिटल है, ये आपको पता है ना, मणिपुर का कैपिटल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। सो द करेक्ट आंसर इज मणिपुर। कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आता है, देन ऑल्सो वी कैन मार्क इट करेक्ट विद अवर एजुकेटेड गेस, और थोड़ा उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए। A new freshwater fish species called Berylius infalinensis was recently discovered in Manipur. The fish belongs to the genus Berylius, which includes small, colorful fishes found in fast-flowing streams and rivers. Scientists ने Berylius infalinensis in rivers around the Imphal, वहाँ पे उनको मिली है, सिटी ऑफ इम्फाल, द सिटी ऑफ मणिपुर में। ठीक है, बस इतना ही काम का है। Now the next question is, which research institute used CRISPR-Cas9 gene editing technology to improve phosphate absorption in जैपोनिका राइस? तो जैपोनिका राइस में CRISPR-Cas9 की टेक्नोलॉजी यूज़, जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ करके फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया है कौन से इंस्टीट्यूट ने? तो करेक्ट द ऑप्शंस गिवन हियर आर ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च न्यू दिल्ली एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च दिल्ली। देखो ऐसे क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट टू एड्रेस, इसमें जब तक आपको नहीं पता है, क्योंकि सब आपको लगेगा एग्रीकल्चर जीनोम एडिटिंग, यू कैन मार्क एनी ऑफ द अबव, बट करेक्ट आंसर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। तो ये भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, यदि आपको पता है तो आप कर पाओगे। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च इन दिल्ली यूज्ड CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव फॉस्फेट, तो फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए इन कौन से राइस में? जैपोनिका राइस में। फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स बट इट्स अवेलेबिलिटी इन सॉइल इज ऑफन लो, तो क्या, लेकिन सॉइल में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, विच लिमिट्स क्रॉप ग्रोथ। यूजिंग जीन एडिटिंग टूल्स लाइक CRISPR-Cas9 साइंटिस्ट एट NIPGR मॉडिफाइड स्पेसिफिक जीन्स इन राइस, तो उन्होंने क्या किया, राइस में स्पेसिफिक जीन्स को मॉडिफाई किया जिससे कि वो हेल्प करे प्लांट्स को, हेल्प द प्लांट्स एब्जॉर्ब फॉस्फेट मोर एफिशिएंटली। दिस ब्रेक थ्रू कैन रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स, लोअर फार्मिंग कॉस्ट और प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आई होप ही क्लियर होगा। अब हम आते हैं मेंस वाले के क्वेश्चन में। तो आज हम मेंस के दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मेंस इज, हाउ कैन फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिंग डिसीजेज सेव मनी फॉर इंडियाज हेल्थ सिस्टम? What changes are needed in government and institutions to give more importance to prevention instead of just treating illness? तो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि यदि हम डिसीजेस को प्रिवेंट कर लेते हैं तो उससे हमारा पैसा कैसे बचेगा, मतलब इंडिया के हेल्थ सिस्टम का पैसा कैसे बचेगा, और ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फिर सेकेंड बोल रहा है कि क्या चेंजेस चाहिए गवर्नमेंट को और इंस्टीट्यूशंस में जिससे कि हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस कर पाए, जैसे कि बोला जाता है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उसी लाइन्स पे ये क्वेश्चन है। अब हम आएंगे इसके आंसर की तरफ। तो बेसिकली हेल्थ सिस्टम पे है, तो लेट अस स्टार्ट विथ हेल्थ, मतलब कि हेल्थ का क्या स्टेटस है अपने यहाँ। इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम हैज़ लॉन्ग बीन बर्डन बाय हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटिंग डिसीजेज, तो यहाँ पे डिसीज़ ट्रीटमेंट का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, स्पेसिफिकली यदि वो क्रॉनिक और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेज हो जाते हैं तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होता है वो एम्फेसाइज। अब यहाँ पे क्या किया हमने, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को डिफाइन कर दिया। ये ऐसे ही लिखना होता है आंसर, मतलब दिस इज़ द फ्लो ऑफ द आंसर। ये क्या होता है, फ्लो ऑफ द आंसर। तो हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को डिफाइन किया। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होता है, एम्फेसाइज करता है अर्ली डिटेक्शन पे, वैक्सीनेशन पे, हेल्थ एजुकेशन पे, हेल्दी लिविंग पे, एंड ऑफर्स अ सस्टेनेबल पार्ट टू रिड्यूस डिसीज बर्डन। तो ऐसे क्या हो गया, यदि हम ये सब इनिशिएटिव स्टेप्स लेंगे तो डिसीज़ होगा ही नहीं, तो दैट इज़ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। हाउ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेव्स मनी, तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ना, तो ये फर्स्ट पार्ट है। ये सबसे पहले ट्रीटमेंट कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, तो बेसिकली यू कैन राइट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम कर देता है। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम कर देता है। अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन अवॉइड एक्सपेंसिव हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरीज एंड लॉन्ग टर्म मेडिकेशन कॉस्ट्स फॉर डिसीजेज लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर। अभी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। अ हेल्दियर पॉपुलेशन मीन्स फ्यूअर डेज लॉस टू इलनेस, तो कम दिन, मतलब इलनेस के में कम दिन जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और इकोनॉमिक गेन्स होते हैं। फिर थर्ड है कि डिक्रीज़ करता है प्रेशर ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि भाई अब इतना हमारे पास कंस्ट्रेंट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो यदि ऑलरेडी और इतने ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे तो कैसे हम टैकल करेंगे। तो यदि हम लाइफस्टाइल पे अच्छे से फोकस करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, तो उससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर कम पड़ेगा और जिनको जेन्युइन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो पहुँचेंगे। मिनिमाइजेस कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, वही जो भी अपन ने आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग की बात की ना, तो उसको कम करता है। अब सेकेंड पार्ट पूछा था कि क्या इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट चेंजेस क्या क्या चाहिए।
तो फर्स्ट इज़ कि स्ट्रॉन्गर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए, जिससे कि हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे इन्वेस्ट कर सकें, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें और स्किल्ड वर्कफोर्स ला सकें। जैसे मेडिकल की सीट्स बढ़ा सकते हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव कर सकते हैं विद द एडिशन ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर पॉलिसी को रीअलाइन करना है, शिफ्ट गवर्नमेंट बजट्स टू एलोकेट मोर फंड्स टू प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स। तो हमको ज़्यादा फंड देना है प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स के लिए, जैसे स्क्रीनिंग, इम्यूनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, रेदर देन फोकसिंग प्रीडोमिनेंटली ऑन क्यूरेटिव सर्विसेज। ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ डाटा सिस्टम। तो हमको डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स डेवलप करना है। जैसे अभी अपन को पता है ना, नेशनल आयुष्मान भारत नेशनल डिजिटल मिशन लॉन्च किया है, तो उसमें क्या हो, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, नेशनल हेल्थ स्टैक मेंटेन करेंगे। फिर बिहेवियरल चेंज कैंपेन्स चाहिए, जिसमें नेशन वाइड अवेयरनेस ड्राइव करती है हेल्थियर लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट होना चाहिए। फिर क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, तो इंटीग्रेट हेल्थ कंसर्न्स इनटू पॉलिसीज अक्रॉस सेक्टर्स। तो मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन, ये वर्ड तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही है। ठीक है, मल्टी सेक्टोरल, ये ध्यान रखना। फिर आते हैं हम वे फॉरवर्ड कि हम सजेशंस क्या देंगे। तो इंक्रीज बजट एलोकेशन फॉर नेशनल हेल्थ मिशन प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स। अब हमको इंसेंटिव्स डेवलप करना है, जैसे स्टेट्स इंप्रूवमेंट शो करे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इंडिकेटर्स में। इसमें आप अपन क्या कर सकते हैं पता, परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर्स भी लिख सकते हो, परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर्स के जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे अपन एनर्जी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ना, एनर्जी सेव करोगे तो एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे, ऑन द लाइन्स ऑफ दैट। एंगेज कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स इन रेगुलर हेल्थ एजुकेशन एंड स्क्रीनिंग। फिर लॉन्च हेल्थ लिटरेसी प्रोग्राम्स इन स्कूल्स और इंस्टिल डेली गुड हेल्थ हैबिट्स, और प्राइवेट सेक्टर और NGOs को इन्वॉल्व करो। अब हमने देख लिया इंट्रो, देख लिया बॉडी, देख लिया ना, कंक्लूजन की तरफ आते हैं और हम विल रिलेट इट विद क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें ना एक ध्यान रखा करो, SDG इंक्लूड किया करो। तो अब ये हेल्थ का है, तो आप लोग SDG बताओ कौन सा रहेगा, कल भी मैंने बताया था, इट विल बी SDG 2। ठीक है, बेसिकली यू कैन राइट SDG 2, 3, 1, एवरीथिंग यू कैन राइट। ठीक है, बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड। तो कंक्लूजन क्या है, शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम क्योर टू प्रिवेंशन इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियाज हेल्थ सिस्टम। तो हमको यदि सस्टेनेबल बनाना है इंडिया के हेल्थ सिस्टम को, तो वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम क्योर टू प्रिवेंशन। दिस इज अ वेरी गुड लाइन फॉर आंसर। While the treatment remains important, investing in preventive measures will lower healthcare cost। जो क्वेश्चन में बोला था ना कि healthcare cost को लोअर करेगा, तो उसी से हमने कंक्लूड किया है। ठीक है, इसलिए हमको एक प्रॉपर हेल्थ केयर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। आई होप ही क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन इज, वाई इज़ द डिस्टेंस ग्रोइंग बिटवीन न्यू डिस्कवरीज एंड टर्निंग देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। मतलब न्यू डिस्कवरीज जो हो रही हैं और उसका जो यूज़फुल इम्प्लीकेशन है, उसके बीच में डिस्टेंस क्यों बढ़ता जा रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और कैसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम को, जो इसके से रिलेटेड जो स्कीम है, वो कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकती है। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, वी नीड टू डिस्कस बोथ द पार्ट्स इन डिटेल। तो सबसे पहले रिसर्च के टॉपिक पे क्वेश्चन है, तो विल स्टार्ट द इंट्रो विथ रिसर्च। क्या स्टेटस है, ठीक है। तो इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन साइंटिफिक रिसर्च, प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी एकेडमिक पब्लिकेशंस और इनोवेशंस। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ गैप काफ़ी ज़्यादा है इन्वेंशन और इनोवेशन के बीच में, जो प्रिवेंट करता है इंडिया फ्रॉम लेवरेजिंग इट्स साइंटिफिक टैलेंट। मतलब हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो द रिसेंटली लॉन्च रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, जो अभी रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम लॉन्च हुई है, वो ब्रिज करती है इस गैप को और फॉस्टर करती है वाइब्रेंट इनोवेशन इकोसिस्टम को। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट था ना कि रीजंस क्या है इस ग्रोइंग गैप के बिटवीन डिस्कवरी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है, लिमिटेड इंडस्ट्री एकेडमिशिया कोलैबोरेशन है। तो इंडस्ट्री और एकेडमिशिया का कोलैबोरेशन काफ़ी कम है। जो रिसर्च है वो ऑफन रिमेन कन्फाइंड टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो रिसर्च ना जनरली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तक कन्फाइन हो जाती है और उसकी इंडस्ट्री से कोई भी लिंकेज नहीं होती है। इसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्री एकेडमिशिया लिंकेज। ये जो लिखा है ना ये वर्ड, दिस इज इंडस्ट्री एकेडमिशिया लिंकेज। सेकेंड इज लो फंडिंग फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च। तो फंडिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब हम प्रोटोटाइप्स वगैरह को स्केल नहीं कर पाते, टेस्ट अच्छे से नहीं कर पाते और मार्केट में डिप्लॉय नहीं कर पाते। थर्ड इज रेगुलेटरी एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। तो जो अपन बोलते हैं ना रेड टेपिज्म, ये सब बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वगैरह के कारण साइंटिफिक इंसिडेंसेस में, साइंटिफिक इनोवेशन वगैरह में दिक्कत आती है। वीक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम, हमारा IPR रिजीम काफ़ी वीक है। हम जनरली इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं USA और इजराइल का। यहाँ पे IPR रिजीम काफ़ी अच्छा है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो लिमिटेड सपोर्ट फॉर पेटेंट फाइलिंग, प्रोटेक्शन, कमर्शलाइजेशन, तो ये सब यदि इसके लिए कम सपोर्ट रहेगा तो ये डिस्करेज करेगा न्यू इनोवेशन।
फिफ्थ इज रिस्क एवर्स प्राइवेट सेक्टर। तो हमारे यहाँ ना प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा रिस्क लेना नहीं, मतलब रिस्क लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनके पास भी उनके अलग सेट ऑफ चैलेंजेस है, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल पाता उनको, और सबसे बड़ी बात इनोवेशन की भी काफ़ी कमी है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो स्किल्ड वर्कफोर्स की काफ़ी कमी है। अब जो RDI स्कीम है वो कैसे इसको ब्रिज करेगी, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम है ना, वो कैसे इसको ब्रिज करेगी। तो उसमें अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बन रहा है, जो सिंगल विंडो एजेंसी की तरह एक्ट करेगा और कोलैबोरेशन क्रिएट करेगा इंडस्ट्री और एकेडमिशिया के बीच में। जो इशू लिखा था हमने उसको हमने सॉल्व कर दिया। फिर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स। तो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल पहले क्या होता था, हमने कल एक एडिटोरियल में पढ़ा था कि TRL4, जो TRL4 लेवल के बाद ही हम देते हैं, बट अब हम बोल रहे हैं कि TRL4 से नीचे वालों को भी हम बेसिक रिसर्च स्टेज पे भी हम वो देना स्टार्ट करेंगे, फंडिंग देना। ठीक है। फिर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, तो हम 70% फंडिंग सोच रहे हैं कि 70% ऑफ द फंडिंग शुड कम फ्रॉम प्राइवेट एंटिटीज़। ठीक है। फिर फोर्थ में आते हैं सिंप्लीफाइड फंडिंग प्रोसेस, की हम फंडिंग को ईजी बना देंगे, मतलब रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म को कम कर देंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सपोर्ट को बढ़ाएंगे। देखो आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो कि कैसे हमने इश्यूज़ और सॉल्यूशन को कैसे लिंक किया है, तो ये आप लोग को ये आर्ट सीखना है कि कैसे आंसर लिखा जाता है। फिर सेक्टोरल फोकस की बात करते हैं, तो हम टारगेट करेंगे अलग अलग स्पेसिफिक सेक्टर्स को, जैसे AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर, ये जहाँ पे इंडिया एक मेन रोल प्ले कर सकती है ग्लोबल लीडरशिप के लिए। ठीक है। फिर अब हम आते हैं वे फॉरवर्ड। अब हमने सब चीज़ बता दिया, अब हम इसके बाद सॉल्यूशन ओरिएंटेड लिखेंगे ना। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि एनकरेज आउटकम बेस्ड फंडिंग, कि किसी भी चीज़ का आउटकम कितना हो रहा है उसके हिसाब से हम फंडिंग देंगे। सेकेंड इज, मतलब आउटकम बेस्ड फंडिंग बेसिकली कैसा हो गया, सोशल ऑडिट के जैसा हो गया ना। ठीक है। फिर स्ट्रेंथन इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स विद इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, तो इसको स्ट्रेंथन करना है। फैसिलिटेट करना है स्मूथर टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग बिटवीन पब्लिक लैब्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है। एनहांस करना है स्किल डेवलपमेंट को इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन। बिल्ड करना है ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर जॉइंट रिसर्च एंड मार्केट एक्सेस, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन बिल्ड करना है। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पार्ट्स, नाउ विल मूव ऑन टू कंक्लूजन पार्ट। तो हम जो हमने क्रक्स पूरा समझा है इस टॉपिक का, वो हमको लिखना है। तो ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डिस्कवरी एंड इनोवेशन इज़ क्रूशियल फॉर इंडियाज़ जर्नी, जिससे कि हम नॉलेज इकोनॉमी बन सके। तो RDI स्कीम इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और कोलैबोरेशन बिल्ड करेगी बिटवीन एकेडमिशिया, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, जो कि वाइटल है इंडिया के साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा, दोनों प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस वाले क्वेश्चंस। अब हम कल मिलेंगे 11 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ मॉर्निंग में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।